प्यारे बच्चों, आज हम लेखक आनंद यादव द्वारा लिखे गए पाठ जूझ का अध्ययन करेंगे। लेखक प्रस्तुत पाठ को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईंख पेरने का कोहलू चलाना होता। कोहलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईंख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। यहाँ कोहलू शब्द आया जिसका अर्थ है गन्ने का रस निकालने वाला यंत्र। तो लेखक ने यहाँ लिखा कि पाठशाला जाने के लिए उसका मन बड़ा तड़पता था, पढ़ने को मन करता था, लेकिन अपने दादा से पढ़ने की बात कहते हुए डरता था कि कहीं पिटाई ना कर दे, और इसलिए वे इस ताक में रहते थे कि कोई दादा को समझा दे। लेखक का मानना था कि खेती नुकसान का सौदा है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और अगर वो पढ़ लिख जाता है तो वह नौकरी लग जाएगा, और नौकरी लग जाएगा तो चार पैसे हाथ में आएंगे जिससे वह भी कुछ धंधा या कारोबार कर सकेगा। तो इस तरह के विचार लेखक के मन में उठते रहते हैं। वह पढ़ना चाहता है, लेकिन अपने दादा की जिद के कारण वह नहीं पढ़ पा रहा। लेखक कहता है कि दिवाली बीत जाने पर लगभग महीने भर ईंख पेरने का कोहलू चलाना होता था उसे, और लेखक महीने भर इस कोहलू को चलाते हुए ईंख पेरता था। कोहलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईंख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यानी इनके दादा का सोचना था कि यदि कोहलू जल्दी शुरू करते हैं और उससे ईंख से रस निकालकर गुड़ जल्दी तैयार करके बाजार में पहुंचाएंगे तो ज़्यादा गुड़ की आवक बाजार में नहीं होती, और इससे हमें गुड़ की ज़्यादा कीमत मिलती है। लेखक के अनुसार उनके दादा की यह समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोहलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईंख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईंख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोहलू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। यहां बहुतायत शब्द आया जिसका अर्थ है अधिक मात्रा या अत्यधिक। तो लेखक कहता है कि जब चारों ओर कोहलू चलने लगते और बाजार में जब गुड़ की बहुतायत हो जाती है, यानी बाजार में बहुत सारा गुड़ आ जाता, तो उससे गुड़ की जो कीमत है, उसका जो भाव है वह नीचे गिर जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग गुड़ तैयार करके बाजार में लेकर आने लगे और इस तरह से गुड़ की कीमत कम मिलती थी। और जैसा कि दादा सोचते थे कि जल्दी कोहलू चलाकर गुड़ तैयार करके सबसे पहले बाजार में पहुंचाने से गुड़ ज्यादा बाजार में नहीं आता और इससे कीमत ज्यादा मिलती है। जबकि गांव के बाकी दूसरे जो किसान थे वो दूसरे ढंग से विचार करते थे। वे सोचते थे कि यदि ईंख को कुछ दिन और खेत में खड़ा रहने देंगे तो गुड़ ज्यादा निकलेगा, क्योंकि देर तक खड़ी रहने वाली जो ईंख है उसके रस में पानी की मात्रा कम हो जाती है, और पानी कम हो जाएगा तो रस गाढ़ा हो जाता है, और रस के गाढ़ा होने पर गुड़ ज्यादा निकलता है। लेकिन दादा यह मानते थे कि गुड़ ज्यादा निकलने से कोई फायदा नहीं, भाव
अच्छा मिलना चाहिए, भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए हमारा जो कोल्हू है वो गांव भर में सबसे पहले शुरू होता था। इस साल भी हुआ और इसलिए हम काम से जल्दी निपट गए। आगे लेखक लिखता है कि सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम है? माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। तो जब धूप हो रही थी दोपहर के समय में, और सभी जन का मतलब सभी लोग घर के जो सदस्य थे वो लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, उस समय लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी, जैसे कि दीवार पर कंडे थपे हुए दिख रहे हैं। गोबर के खंडे वो दीवार पर इस तरह से थाप रही थी, और लेखक बाल्टी में पानी भर भर के अपनी माँ के पास लेकर आ रहा था, और बीच बीच में दोनों में कुछ बातचीत भी होती। लेखक को ये अच्छा अवसर लगा। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही और पढ़ने की बात छेड़ दी। लेकिन माँ ने कहा कि अब तू बता, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं पढ़ने लिखने की बात करता हूं तो तेरे दादा सुअर की तरह गुर्राते हैं, अर्थात क्रोध करते हैं। वो पढ़ने लिखने की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मड़ा यानी खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूं तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहां चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। तो लेखक ने अपनी माँ से तरीका बताया। लेखक ने बताया कि हम दत्ताजी राव सरकार के पास चलेंगे, मैं तेरे साथ चलूंगा, और तुम वहां सारी बातें बता देना। अगर तुम उनको समझाओगी तो वे दादा को कहेंगे तो दादा समझ जाएंगे, और मेरी पढ़ाई की बात हो सकता है वो मान जाए। तो माँ ने हाँ कर दी। यद्यपि वह उदास थी, क्योंकि उसको लगता नहीं था इससे कुछ होने वाला है, और लेखक को भी लगता था कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मन रखने के लिए माँ ने कह दिया। माँ 7वीं तक पढ़ाना चाहती थी, लेकिन दादा के डर के कारण वह नहीं बोल पाती थी। और इस तरह से जब रात हुई तो लेखक और लेखक की माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार का सहारा लेकर वहां बैठ गई और सारी बात दत्ताजी राव से कह दी, और दत्ताजी राव भी इस बात से सहमत हो गए। लेखक आगे कहता है कि माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह भी विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली, यानी कि दोहरा लिया, तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा।
तो इस तरह से लेखक और उसकी माँ जब दत्ताजी राव के यहाँ जाते हैं तो सारी बात उनकी माँ उसे दत्ताजी राव से कहती है और कहती है कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता, दिन भर उसे गांव भर में आज़ादी से घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने लेखक को पढ़ना लिखना बंद करा के खेती के काम में जोत दिया है। और इस बात से दादा चिढ़ गए, जो देसाई दादा थे वो चिढ़ गए, वो बुरा लगा और उन्होंने कहा कि आने दे, मैं सुनाता हूं उसे। और उन्होंने कहा कि इस तरह से तुम वहां जाकर उसे मेरे पास भेजना, मैं बात करता हूं। इधर लेखक ने यह भी कह दिया था कि भाई अब जनवरी का महीना है, अगर अभी भी 2 महीने में तैयारी करूंगा तो मैं 5वीं कक्षा पास हो जाएगी और मेरा साल खराब होने से बच जाएगा। तो देसाई सरकार ने उन्हें जाने के लिए कहा और कहा कि जैसे ही वो आता है मेरे पास भेजना, और दोनों वहां से चल दिए। और ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूंगा, देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूं, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? तो यहां देखा कि किस तरह से जब देसाई सरकार ने इनसे कहा कि ठीक है आप लोग जाओ, मुझे जो करना है मैं करूंगा, और वे दोनों माँ बेटे अपने घर लौट आए। रात को 1 घंटा बीते दादा जब घर पर आए तो लेखक की माँ ने उनसे कहा कि मैं साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी और उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाए तो मेरे पास भेज देना। तो दादा ने बड़ी अधीरता से पूछा कि कोई काम वाम था? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस तुम्हें बुलाया है। तो बोले ठीक है, मैं हो आता हूं, जब तक तुम रोटियां सेक लो, यानी कि रोटियां पका लो, और गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना। तो ये बातें कहकर वे देसाई सरकार के यहाँ गए कि क्योंकि देसाई सरकार का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। वे वहां चले गए और आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझे भी वहां भेज दिया, और मुझे देखते ही देसाई सरकार ने कहा कि क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है, बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूं। क्यों रे? तो इस तरह से देखो देसाई सरकार ने बड़ी चालाकी से उसको वहां रोक लिया लेखक को, और कहा कि अभी थोड़ी देर में चला जाएगा, थोड़ी देर बैठो, और पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो लेखक ने कह दिया कि 5वीं में था, लेकिन अब नहीं जाता हूं। तो देसाई सरकार ने पूछा क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नापा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मला यानी कि खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हरेक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा कि सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहां, और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं,
इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। तो यहां हजामत बनाना शब्द आया, जिसका अर्थ है फटकारना। तो जब दादा से देसाई सरकार ने पूछा कि क्यों भाई, ये बात सही है, यह पढ़ने नहीं जाता, क्या इसे खेतों के में पानी लगाने के लिए लगा रखा है, क्यों रत्नापा? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो कह रहे फिर तुम क्या करते हो? उन्होंने खरी खोटी खूब सुनाई। उन्होंने ये भी कहा कि तुम मतलब दिन भर गांव में खुले सांड की तरह घूमते रहो, इसलिए तुमने अपने बच्चों को काम में जोत दिया, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं देते। और इस तरह से दादा के हर तर्क को देसाई सरकार ने काट दिया। दादा लग रहे थे जैसे वो शर्मिंदा हो रहे थे। वो देसाई सरकार का विरोध नहीं कर पाए और इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा कि सवेरे से तू पाठशाला जा और कुछ भी हो मास्टर की पूरी फीस भर दे, और अगर ये तुझे नहीं भेजता है तो मेरे यहां चला आना, सुबह शाम जो तुमसे हो वो काम करना और अपनी पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लगता है इसके पास कुछ ज्यादा बच्चे हो गए, इसलिए तेरे साथ कुत्तों के जैसा बर्ताव करता है। लेखक आगे कहता है कि मैंने मना कब किया है जी, यानी लेखक के दादा देसाई सरकार से कहते हैं कि मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहां वहां कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर क्यों रे छोकरे, अचानक हल्ला बोल दिया। नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर मां से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी? नापास, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूं। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? यहां नापास शब्द आया, जिसका अर्थ अनुत्तीर्ण होता है, यानी फेल। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब उन्होंने पूछा कि भाई क्यों बंद किया तुमने इसका पढ़ना लिखना, तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए सोचा कि पाठशाला से निकालकर अपनी नजरों के सामने रख लूं। तो कह रही कैसी आदतें पड़ गई? तो उन्होंने सारी बातें बता दी दादा ने कि जैसे कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने चला जाता है और खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस पर देसाई सरकार ने मुझ पर हल्ला बोल दिया और कहा क्यों रे छोकरे। लेकिन मैंने भी कह दिया कि नहीं जी, ये सब झूठ है, मैंने तो केवल एक बार मेले में पैसे लगाए थे और दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे देते ही नहीं। खेत पर गोबर बीन बीन कर मां से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही मैंने कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। लेखक कहता है कि मैंने भी झूठ सच मिलाकर सारी बातें कह दी और इस पर देसाई सरकार ने कहा कि ठीक है, अब ये सब बंद कर और अब तू पढ़ाई में मन लगा। कभी फेल तो नहीं हुआ, कभी नापास तो नहीं हुआ है? तो लेखक ने कहा नहीं जी, वो तो पाठशाला ही बीच में बंद कर दिया था, यानी कि जाना बंद कर दिया था, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठ पाया। तो देसाई सरकार ने कहा कि अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सुबह से पाठशाला जाना शुरू कर। और इस तरह से लेखक वहां से उठकर जब आने लगा तो उसने सुना कि देसाई सरकार दादा से कह रहे थे कि बच्चे की जात है, एक आध वक्त अगर सिनेमा भी चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार अगर खेलने लग गया तो क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या इसके लिए तो उसका पढ़ना लिखना बंद कर देगा? तो इस प्रकार इस पाठ के इस पहले भाग में हमने देखा कि लेखक पढ़ने के लिए कितने प्रयत्न करता है, उसके मन में पढ़ने की जो लालसा है उसे पूरा करने के लिए वह लालायित है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।